नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इजी कैम में। आज का जो टॉपिक है फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम, ये 10th क्लास में भी है और 12th क्लास में भी है। ध्यान दीजिएगा, 12th क्लास वालों के लिए केमिस्ट्री के लिए है। चैप्टर 3 का टॉपिक है केमिस्ट्री, एनसीईआरटी पैटर्न चैप्टर 3। फिजिक्स में भी विद्युत अपघटन के फैराडे का नियम वहाँ पर है, लेकिन वहाँ विद्युत अपघटन का नियम नहीं है। तो इतना आप ध्यान रखना, फैराडे का नियम दोनों में अलग अलग है, ठीक है। वो चुंबकीय प्रेरण से संबंधित है और यहाँ पर विद्युत अपघट से संबंधित है, विद्युत अपघटन से संबंधित है। तो इनके दो नियम हैं, पहला नियम, द्वितीय नियम। सबसे पहले आपको यहाँ पर इसको याद कर लेना है कि जो 1832 सन है, 1832 में माइकल फैराडे ने विद्युत अपघटन के दो नियम दिए। तो कब दिया? 1832 में। तो फैराडे ने विद्युत अपघटन का नियम जो पहला दिया उसको समझना है, ठीक है। देखिए, जैसे मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ, आपके पास एक सेल है, इसमें विद्युत अपघट है, इसमें इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। इलेक्ट्रोड के माध्यम से बाह्य परिपथ से हम धारा इसमें प्रवाहित कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ विद्युत अपघट की जो मात्रा है, वो इलेक्ट्रोड के पास जाकर मुक्त होती है, ठीक है ना। ये विद्युत अपघट है, इसकी मात्रा इलेक्ट्रोड के चारों ओर जाकर, मान लीजिए मुक्त मतलब एकत्रित हो जा रही है, समझिएगा ना। जैसे कोई भी पदार्थ, जैसे NaCl है, Na पॉजिटिव होता है, Cl निगेटिव। तो Na जो पॉजिटिव है वो निगेटिव की ओर जाएगा, है ना, और Cl निगेटिव है वो पॉजिटिव की ओर जाएगा। तो इस प्रकार से जाकर के इलेक्ट्रोड के चारों ओर क्या हो जाते हैं? जमा हो जाती हैं, अर्थात इलेक्ट्रोड पर मुक्त हो जाते हैं। तो ये जो मुक्त होने वाले पदार्थ की जो मात्रा है वो प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। मतलब जितनी मात्रा में हम धारा प्रवाहित करते जाएंगे, जितनी मात्रा में धारा प्रवाहित करेंगे, उतनी ही मात्रा में विद्युत अपघट के जो पदार्थ हैं इलेक्ट्रोड पर जाकर मुक्त होंगे। पहला नियम कुछ समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? पहला नियम क्या है कि विद्युत अपघट के किसी इलेक्ट्रोड पर, जैसे आपके पास दो इलेक्ट्रोड यहाँ पर, विद्युत अपघट के किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। अर्थात जितनी ज़्यादा मात्रा में धारा प्रवाहित की जाएगी, उस इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा भी उतनी ही अधिक होगी। समानुपाती मतलब सीधा संबंध, यदि धारा ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा भी अधिक होगी। क्लियर? समझ गए होंगे आशा करता हूं। तो आपको लिखना है तो यहां से लिखना शुरू करें। किसी विद्युत अपघट से किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होती है। मतलब जितनी ज्यादा मात्रा में धारा प्रवाहित की जाएगी, उस पर मुक्त होने वाले पदार्थ भी उतना ही अधिक होगा। क्लियर? चलिए आगे हम माना मान के चलते हैं। थोड़ा सा गणितीय व्याख्या, 2 लाइन लिखना है कि माना I एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। कितना समय तक प्रवाहित कर रहे हैं? T सेकेंड तक प्रवाहित कर रहे हैं। तब इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा मान लेते हैं W ग्राम है, ठीक है। W ग्राम है, वेट यानी वजन होता है, आपको पता हो, तो W ग्राम मान के चलते हैं। अब यहाँ पर आपको लिखना है W समानुपाती Q का मतलब क्या है? आवेश। धारा प्रवाहित करेंगे तो आवेश उस पर होगा, आवेश पर डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा आवेश रहेगा उतने ही ज़्यादा उस पर क्या होगा? पदार्थ की मात्रा मुक्त होगी। तो जो W है समानुपाती है Q के, ठीक है ना। ये चीज़ आपने पढ़ा। विद्युत धारा की मात्रा बात करें ना, मात्रा किस पे डिपेंड करता है? मात्रा आवेश पर डिपेंड करता है। जितनी मात्रा होगी, मतलब धारा की जितना अधिक मान होगा, मतलब उस पर आवेश उतना ही अधिक होगा। तो धारा किस पर डिपेंड करता है? आवेश पर। तो जो आवेश है वो W के समानुपाती है, मतलब जो मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा है वो आवेश के समानुपाती। क्लियर? समझे? अब यहाँ पर आवेश का होता है सूत्र धारा गुणे समय, Q बराबर I इंटू टी। I मतलब हो गया धारा और T मतलब समय हो गया। अब जब समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लगा देते हैं, जैसा कि यहाँ पे Z एक नियतांक है, यहाँ पे Z एक नियतांक है, जिसे हम विद्युत रासायनिक तुल्यांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। Z आपका एक नियतांक है, जिसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। अब आप इतना लिखेंगे पहले नियम में। देखिए क्वेश्चन दिया आएगा तो प्रथम और द्वितीय दोनों नियम आएगा, तो अब आपको इतना ही लिखना है ना। तो पहला नियम तो कंप्लीट हो गया, केवल धारा और पदार्थ की मात्रा। जितना धारा प्रवाहित करेंगे उतना ही पदार्थ मुक्त होगा। अब आपको सिंपल सा याद क्या रखना है? सिंपल अपने माइंड में डायग्राम बैठा लो कि आपके पास एक इलेक्ट्रोड है, सेल में लगा हुआ है, धारा प्रवाहित करते हैं, तो इसमें पदार्थ किस पर डिपेंड करेगा? धारा पर। जितना धारा प्रवाहित करेंगे उस इलेक्ट्रोड पर उतनी ही मात्रा में पदार्थ मुक्त होगी, विद्युत अपघट की पदार्थ मुक्त होगी। क्लियर? तो पहला क्लियर। दूसरा नियम चलिए देखते हैं। तो ये रहा आपका दूसरा नियम। इसको आपको पहले डायग्राम समझना, और डायग्राम यदि आप समझ लिए तो मान लीजिए सब कुछ आपका क्लियर हो गया। देखिए सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे आपके पास 3 पात्र हैं, तीनों पात्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। सिंपल तरीका समझे, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है।
ठीक है ना, विद्युत अपघट्ट। अब यहाँ पर जो आपका एक में H2SO4 है, CuSO4 है और AgNO3 है। यदि मैं बात करूँ ये तीनों क्या विद्युत अपघट्ट हैं? जी हाँ, विद्युत अपघट्ट हैं। अब देखिए विद्युत अपघट्ट क्या कहलाते हैं? जिनका अपघटन हो सके, जो प्लस माइनस में अपघटित हो जाए, ठीक है ना। जैसे H2SO4 है तो H पॉजिटिव SO4 2 निगेटिव में बदलेगा। कॉपर सल्फेट है, Cu पॉजिटिव SO4 निगेटिव में बदलेगा। AgNO3 है तो सिल्वर है, नाइट्रेट है तो Ag पॉजिटिव और NO3 निगेटिव में बदलेगा। सभी के सभी विद्युत अपघट्ट हैं। अब इन विद्युत अपघट्टों में समान मात्रा में यदि धारा प्रवाहित किया जाए, ठीक है, जैसे मान लीजिए H2SO4 और AgNO3 में हम ले रहे हैं, ठीक है ना, दो ले रहे हैं, एक को छोड़ रहे हैं, मान के चलते इसमें से धारा प्रवाहित कर रहे हैं XYZ। कहने का मतलब तो यहाँ 3 जोड़े हैं लेकिन हम 2 के लिए कैलकुलेशन करेंगे कि माना समान मात्रा को, धारा की समान मात्रा मतलब दोनों भी जिन जिन पे हम प्रवाहित करेंगे समान मात्रा में धारा प्रवाहित करेंगे। तो जब विद्युत की समान मात्रा को भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्टों में प्रवाहित किया जाता है तो इनके इलेक्ट्रोड, जैसे ये इलेक्ट्रोड है, इन पे मुक्त होने वाली पदार्थ की जो मात्रा है वो तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। बस इतना ही समझना है। तुल्यांकी भार क्या होता है? अणुभार बटे संयोजकता। अणुभार बटे संयोजकता। जैसे H2SO4 का अणुभार निकालो, फिर संयोजकता 1 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, उसका डिवाइड कर दो, आ जाएगा तुल्यांकी भार। चीजें समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं कि अणुभार बटे संयोजकता तुल्यांकी भार होता है। अब हमने क्या कहा कि यदि विद्युत की समान मात्रा को, विद्युत है आपके पास मतलब धारा है ना, विद्युत की समान मात्रा को भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्टों में प्रवाहित किया जाए, भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्टों में प्रवाहित किया जाए तो इलेक्ट्रोडों पर, जैसे यहाँ इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोडों पर यहाँ भी इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्रा है, यहाँ पे पदार्थ की मात्रा, यहाँ पे पदार्थ की मात्रा है, उनके तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। मतलब इनका यानी विद्युत अपघट्ट का जो आपके पास H2SO4 है, AgNO3 है, इनके तुल्यांकी भार के समानुपाती होगी। अर्थात इनका जितना अधिक तुल्यांकी भार होगा तो इनके इलेक्ट्रोडों पर उतनी ही अधिक मात्रा में पदार्थ जमा होगी या मुक्त होगी। पहला नियम क्या था? एक सिंगल सॉल्यूशन, एक सिंगल विद्युत अपघट्ट के लिए था। यहाँ दूसरा नियम क्या है? 2 या 2 से अधिक भी विद्युत अपघट्ट हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि 2 ही हैं, हम 2 को लेकर समझ रहे हैं। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्टों में धारा की समान मात्रा यदि प्रवाहित किया जाए तो भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्टों में इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाली पदार्थ विद्युत अपघट्टों की तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। तुल्यांकी भार बराबर होता है अणुभार बटे संयोजकता। क्लियर? ये चीज समझ गए होंगे। ये डायग्राम है, इस डायग्राम को आपको बना लेना है। क्लियर? क्योंकि डायग्राम बनाएंगे तो प्लस पॉइंट होता है। चलिए लिखिए, क्या लिखना है आपको? यदि विद्युत की समान मात्रा को भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्टों में प्रवाहित किया जाए तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्रा उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। मान के चलते हैं, माना श्रेणी क्रम में जुड़े हुए 2 विद्युत अपघट्ट हैं, जैसे इसको और इसको लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना, जिनकी मात्रा है विद्युत की समान मात्राएं प्रवाहित करते हैं। माना श्रेणी क्रम में जुड़े 2 विद्युत अपघट्टों में विद्युत की समान मात्रा प्रवाहित करते हैं तो उनमें मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्राएं W1 और W2 है। वेट है W1 W2 तथा उनकी रासायनिक तुल्यांक क्रमशः कितना है? E1 और E2 है। मान के चलते हैं E1 और E2 है। तो अभी आपने पढ़ा क्या कि रासायनिक तुल्यांक अर्थात तुल्यांकी भार के समानुपाती है। तो यहाँ पर E1 और E2 रासायनिक तुल्यांक या तुल्यांकी भार है। तो यहाँ पर जो मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा है W, वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा E के। जब समानुपाती हटाएंगे तो एक स्थिरांक लगता है ना, और स्थिरांक बराबर हम कह सकते हैं W बटे E। समझ रहे हैं ना? थोड़ा सा यहाँ पर समझें, जैसे मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक समझा रहा हूँ। W समानुपाती है किसके? मान लेते हैं E के। जब इसको हटाएंगे तो एक स्थिरांक लग गया K E, और जब इसको इधर लाएंगे तो गुणा में इधर आके भाग में हो जाएगा। ये K ही क्या है? एक स्थिरांक है, उसको डायरेक्ट लिख दिया गया है स्थिरांक के रूप में। ठीक है ना? समझ रहे हैं कि W जो है समानुपाती E के तुल्यांकी भार के समानुपाती है बेट। लेकिन जब हमने यहाँ पर समानुपाती हटाया तो एक स्थिरांक लगा और उसी स्थिरांक को यहाँ पर लिखा गया है स्थिरांक के रूप में, नाम लिख दिया है सीधा स्थिरांक, के नहीं लिया गया है। और ये गुणा में रहता तो इधर आके भाग में हो जाता। तो ये सिंपल अभी समझाने के लिए, यदि मैं पहले विद्युत अपघट्ट के लिए कहूँ तो W1 हो जाएगा, E1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा W1 बटे E1। दूसरे के लिए बात करूँ तो W2 और प्रोपोर्शनल E2, मतलब दूसरे में मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा दूसरे के तुल्यांकी भार के समानुपाती है। और वही कंडीशन यहाँ पर भी हो जाएगा W2 बटे E2। इसी तरह से इस प्रकार यहाँ पर जो यदि मैं बात करूँ ये भी स्थिरांक है, ये भी स्थिरांक है, ये भी स्थिरांक है, तो जब ये भी स्थिरांक ये भी स्थिरांक तो दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यही चीज यहाँ पर लिखा गया है। और लास्ट में क्या कर दिया गया? W2 को इधर ले आया गया है
और E2 को इधर ले जाओ, ठीक है। तो E1 को इधर ले जाओ, E1 है ना ये, E1 को इधर ले जाओ, तो ये हो गया W1 बट्टे W2 बराबर E1 बट्टे E2। इतना ही करना है स्टूडेंट, ठीक है ना, इतना करना है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा समझ रहे होंगे कि कठिन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। W समानुपाती E मतलब मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा तुल्यांक भार के समानुपाती है ना। यहाँ पर स्थिरांक लगेगा, फिर आके डिवाइड में हो जाएगा। क्लियर? तो